झारखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया, लगभग 20 साल, हाँ 20 साल हो गया, मगर आज तक 1 रुपए का भी कोई प्रोजेक्ट या कोई काम सरकार की तरफ से नहीं मिला। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप सिनेमा देखिए, और अगर आपको अपने समाज की कुछ तल्ख सच्चाइयों के बारे में जानना है तो मेरा सुझाव है कि आप डॉक्यूमेंट्री देखिए। और डॉक्यूमेंट्री के बारे में अगर बात करें तो जो नाम सबसे पहले जहन में सामने आता है हमारे राज्य झारखंड में, वो है श्री प्रकाश जी का। श्री प्रकाश जी ने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए हैं, और हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं सर आपसे कि डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में आप क्यों आए? ये एक लंबी कहानी है। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था रांची यूनिवर्सिटी में, तो उस वक़्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और टेलीविज़न नया नया आया था, और मेरे शहर में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक घटना घटी है, सारे शहर में कुछ गतिविधि थी, लेकिन 2-2:30 बजे के आसपास टेलीविज़न में हुआ कि राजीव गांधी जी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे पेड़ जो होते हैं वो मसले जाते हैं, और वो सुनना था। और उसके बाद शाम होते होते पूरे शहर में आग जैसे लगने लग गई। इस घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऐसे आप ये समझिए कि ये 80s मिड 80s की बातचीत है, तो सिनेमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। सिनेमा ही मास एंटरटेनमेंट था, तो सिनेमा में काम करना, सिनेमा बनाना, ये सबका सपना था। और साथ में जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि इतना पावरफुल मीडियम है, और उसी वक्त झारखंड अलग राज्य की डिमांड बहुत तेज़ी से चल रही थी, हिंसा भी हो रहा था, काफ़ी वायलेंस था, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को नहीं पता है कि झारखंड का मुद्दा क्या है, इसीलिए इतना ज़्यादा गैप है कम्युनिकेशन में। तो मुझे लगा कि अगर मैं लोगों को बता सकूं, यानी दिल्ली में, पटना में जो भी पावरफुल लोग हैं, अगर उनको मैं बता सकूं कि ये डिमांड क्यों है, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। और उस वक़्त VHS कैमरे ईज़िली अवेलेबल थे, तो मेरे पास कैमरा आया। तो मैंने पहली फ़िल्म झारखंड आंदोलन क्यों, उस पर एक वर्कशॉप फिल्म बनाई थी। तो मेरा जुड़ाव सिनेमा के बारे में, डॉक्यूमेंट्री में पर्टिकुलरली यही आया। सर, आपकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है कई है जो कि बहुत चर्चित रही है, फिर भी हम में से कुछ लोग हैं जो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं सर इस बात से कि आपकी एक डॉक्यूमेंट्री है किसकी रक्षा, जिसमें सर आपने दिखाया है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि जो नेतरहाट का फायरिंग रेंज है उससे जो स्थानीय लोग हैं उन पर इसका क्या असर हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। तो सर ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है तो वो सर ये जानना चाहता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है और किस तरह से सर आप उसमें डीप जाते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत रिसर्च है उसमें, उसके सवाल आप सर कैसे तैयार करते हैं। तो इसके बारे में सर कुछ आप बताइए कि जो नेतरहाट फायरिंग रेंज पर आपने बनाया उसके बारे में जो कुछ आप बता सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिल्म आप क्यों बनाते हैं। सिनेमा एक आर्ट है, डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो सिनेमा का ही एक हिस्सा है। तो एक आर्ट का अपना ग्रामर है, एक लैंग्वेज है, उसको तो आपको हर हालत में फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो तो मिनिमम आपको मानना पड़ेगा उसके ग्रामर को। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेशन क्या है, क्यों आप फिल्म बनाना चाहते हैं, आपका जुड़ाव उस सब्जेक्ट के साथ में क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जुड़ाव उस सब्जेक्ट के साथ में नहीं है तो आप बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से चीज़ों को देखेंगे। ये नेतरहाट फायरिंग रेंज के बारे में आपने जिस तरह से स्टोरी पेश की है उसमें सर कई चीज़ें हैं जो बहुत अपील करती हैं। मुझे याद है जैसे जब मैंने वो द 13th देखा, द 13th सर आपको जो पता होगा, ये अमेरिका में
जो फॉल्ट लाइन्स है एफ्रो एशियन कम्युनिटी और अदर्स के बारे में। तो जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह से उसमें दिखाया गया कि अमेरिका में वहाँ पर जो एक कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। यहाँ पर सर आप जब नेतरहाट फायरिंग रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है उनका जो उनके लिए जो पेड़ है, पहाड़ है, वो कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपने कई लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि ये जो पेड़ है, पहाड़ है, उससे मेरे दादा जुड़े थे, पुरखे जुड़े थे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और इस तरह से सारी चीज़ें आपने कही है। तो एग्जैक्टली सर आप किस तरह से इस चीज़ को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे आप इस चीज़ पे आते हैं कि लोगों से हमें इस तरह की चीज़ें बाहर लानी है? देखिए, मैं कह रहा था कि आपका जुड़ाव उस सब्जेक्ट के साथ में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ चलताऊ किस्म से अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा या जो आपका आर्ट आएगा वो भी चलताऊ किस्म का होगा। अगर आप ये सोचें कि जो उस घटना में या उस परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो आप हैं और आपके ऊपर में अगर ये बीत रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको सिंपैथी के बजाय एम्पैथी के साथ में चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप जो हैं वो आप अपनी वजह से नहीं हैं। आप जो हैं वो पैदा हो गए, आप कहाँ पैदा होंगे ये आपके हाथ में नहीं था, आपका नाम क्या होगा ये भी आपके हाथ में नहीं था, वो जोग्राफिकल लोकेशन क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं था। मगर हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर में यही बताया जाता है कि हम जो हैं वही सबसे ज़्यादा आखिरी सच है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट अगर आप चूज़ कर रहे हैं और आप उसमें देख रहे हैं कि कोई वहाँ पर इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कहानी कहनी चाहिए, तो आप अपने आप को उस जगह पर रखिए और उसके बाद फिर चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की चेष्टा करिए। उनकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है सोसाइटी में, इसका मतलब है कि वो मेन स्ट्रीम का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठते हैं। तो अगर उनके नैरेटिव को फिर समझना ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो बहुत ही डाइवर्स है और सिंगल नैरेटिव नहीं है हमारे मुल्क के अंदर में। हम डाइवर्सिटी को पसंद करने वाले लोग हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर उनकी ज़िंदगी किस चीज़ों से जुड़ी है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पूजा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है, मगर एक सोसाइटी है जहाँ पर इस तरीके कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो वो किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। वो भी उतने ही इंसान के रूप में वो सारे काम करते हैं जो हम करते हैं, बच्चा पैदा करना, परवरिश करना, खाना पीना खाना और एक ज़िंदगी जीना और मौत की तरफ आगे बढ़ना, फिर सोसाइटी आगे चलती रहती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है। अगर आप वो लेकर के आते हैं तो शायद देखने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएगा कि वो क्यों विरोध कर रहा है। और बाकी जो इनजस्टिस है वो तो है ही है, वो आप पूरी यूनिवर्सली है। आप देखेंगे कि जहाँ अन्याय हो रहा है तो वहाँ अन्याय हो ही रहा है। किसकी रक्षा का सर एक सीन मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जिसके लिए मैं चाहता था आपसे बात करना, कि जहाँ पर मिलिट्री की गाड़ी आ रही है और फिर सामने में विरोध करने वाली जनता है वहाँ पर की। तो जाहिर है सर ये चीज़ें पहले से नहीं पता होती, काफ़ी आपको इफर्ट करना पड़ा होगा इस चीज़ के लिए, पहले से आप नहीं जान रहे होंगे। जब मैं चिल्ड्रन ऑफ द फायर देख रहा था राजेश जाला की, वहाँ भी मैंने सिर्फ देखा कि 100 घंटा से ज़्यादा शूट करते हैं ये देखने के लिए कि जो 7 बच्चे हैं वो किस तरह से जो क्रीमेशन है मणिकर्णिका घाट पर उसके ज़रिए सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले से नहीं पता होती कि कितना घंटा या सैकड़ों घंटा या सैकड़ों दिन आपको लगाना होगा। तो इसके पीछे सर जो एक पेन है, एक लंबा इफ़र्ट है, उसको सर कुछ शेयर कीजिए जो आपने ये बनाई थी फिल्म किसकी रक्षा। देखिए, ये जो सारी फिल्में हैं, जो भी लगभग फिल्में मैंने की, वो बहुत ही कंटेंसस इश्यूज़ थे। मतलब वो सामान्य सब्जेक्ट नहीं थे। आप देख सकते हैं कश्मीर में आर्मी के साथ जो कन्फ्रंटेशन है वो कहाँ तक पहुँचा, या नॉर्थ ईस्ट में आर्मी के साथ जब कम्युनिटी का कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या पहुँच रहा है। तो मैं ये 93-94 के आसपास में जब मुझे पता चला कि यहाँ पर फायरिंग रेंज बनने वाला है और लोग विरोध में उतर रहे हैं जंगलों के बीच में, तो मुझे जानने की रुचि हुई कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं उनके पास गया। अब सवाल ये था कि आपको कन्विंस करना है, आप फिल्म क्यों बनाते हैं। आप फिल्म इसलिए बना रहे हैं कि आपका एक उद्देश्य है और आप उस कहानी को कहना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहते हैं कि सामने वाला आपके नैरेटिव को, आप जिसकी कहानी कह रहे हैं उसकी कहानी से वो संतुष्ट हो सके। उसको संतुष्ट करने के लिए वो सारे एलिमेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो चलता हुआ होगा कि हाँ गए आप, आपके पास गाड़ी है, आपको प्रोड्यूसर ने पैसा दिया है, आप गए
वहाँ पर आप चंद इंटरव्यूज़ ले लिए, कुछ डांस वांस ले लिए, कुछ विजुअल्स ले लिए और अपने फिल्म काट के रख दी। ये इससे फिल्म आपकी बन नहीं पाएगी, ठीक है, वो हो सकता है, मगर अब ऐसे कंटेंसस इशू में जहाँ पर आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आ रहा है जो आर्मी है और उसके सामने में कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हम यहाँ नहीं होने देंगे, इतने क्रिटिकल पोजीशन पर बीइंग ए फिल्म मेकर, बीइंग ए कैमरा पर्सन, आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कम्युनिटी का जो इसको अपोज कर रहा है। और आज जो हालत है आप देख सकते हैं कि कोई भी आदमी अगर कोई सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप उसको कुछ भी कह दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं या इंटरनेशनल कह रहे हैं या पाकिस्तान जाने के लिए बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी प्रॉब्लमेटिक जगह पे आप अपना एक पोजीशन लेते हैं तो वो पोजीशन आपका पोजीशन नहीं होता है। आप जब आर्मी और जनता के बीच खड़े हैं तो आप सिर्फ एक कैमरामैन नहीं है और एक फिल्म मेकर नहीं है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तमाम लोग हैं जिनके वॉइस नहीं है या जो इतने आर्टिकुलेट नहीं है, जिनका कोई मिडिल क्लास नहीं है, जिनका कोई अपना कोई समाज में से नहीं है। फिर आपकी जिम्मेवारी ये आप खुद से लेते हैं। किसी ने कहा नहीं था मुझे कि मैं जाऊँ नेतरहाट में और 3 महीने 4 महीने वहीं पर बिताऊँ, तो ये मैंने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और ये भी था कि जिस वक्त वो आर्मी आ रही थी तो मुझे लगा कि कहीं मुझे पिटाई ना हो जाए और फायरिंग भी ना हो जाए, क्योंकि आर्मी आ रही है। मगर मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन आर्मी को कि उन्होंने बहुत ही सेंसिटिवली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के अंदर में उन्होंने एक्ट किया और उन्होंने बातचीत सुनी और बातचीत सुन करके फिर वो वापस गए। मगर अगर नहीं होता, अगर वहाँ कन्फ्रंटेशन डिफरेंट तरीके से होता तो पता नहीं वहाँ क्या हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद तय करते हैं, कोई कहता नहीं है कि आपको क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर में, और आप अपने आप को वहाँ प्लेस करते हैं। तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई बोलता नहीं है कि आपको ये लेना है। आप कितने अपने मुल्क को प्यार करते हैं, आप कितना उस कम्युनिटी को अपना समझते हैं और आपका जुड़ाव उस मिट्टी के साथ किस तरीके का है, यही तय करता है। सर, बुद्धा वीप सिंह जादूगोड़ा जो डॉक्यूमेंट्री मैंने सर आपकी देखी, उसमें सर मुझे एक चीज़ ये समझने के लिए मिला कि यही नहीं कि एक डॉक्यूमेंट्री कैसी होनी चाहिए, इसमें सर एक लेसन भी है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं उनको कि आपको डॉक्यूमेंट्री में क्या करना चाहिए। मैंने सर उसमें पाया बुद्धा वीप सिंह जादूगोड़ा में कि आपको ये दिखाना था कि अगर यूरेनियम के पॉल्यूशन की वजह से लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप उसको लेकर के आते जो इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर सकता है। आप एक डॉक्टर को लेकर आते, वो बताते कि किस किस तरह का डिफॉर्मिटीज़ होता है। यहाँ पर आप कहानी का हिस्सा नहीं ले रहे, वहाँ पर एग्जैक्टली आप फैक्ट रख रहे हैं, कोई फिक्सन नहीं है उसमें। एक डॉक्टर है जो बता रहा है कि ये चीज़ें होती है, लेकिन फिर वही जब आपको एक उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट दिखाना था कि इन चीज़ों का एक हमारे आर्थिक स्थिति पर क्या असर होता है, या ये जो गरीब समुदाय है ये किस तरह से कोप कर रहे, सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप एक महिला से बात करते हैं जिसके परिवार में एक बच्चा है जो थैलेसीमिया पीड़ित है, तो जाहिर है कि इसके जितना भी न्यूएंसेस पॉसिबल है वो सब आपने टच करने की कोशिश की। ये चीज़ है सीखने के लायक। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अगर जब आप बुद्धा वीप सिंह जादूगोड़ा कर रहे थे तो आपने किस तरह से इसको फ्रेम किया कि हमें ये चीज़ें रखनी चाहिए ताकि ये पूरी कहानी लोगों की समझ में आए। एक लड़का का तो हर एक महीना रक्त चढ़ रहा है, हर महीना में खून बदलते हैं। हाँ। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है जो ये थैलेसीमिया बीमार है इसको प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। वो खून बदलते बदलते आप सकेंगे उसको जिंदा रखने के लिए? नहीं, ये तो ऊपर मालिक, हम तो कुछ नहीं। भगवान के ऊपर में हम लोग को छोड़ दिया, क्या करेगा। तो धरती से कैसी भला बीमारी, कितना लड़का लोग गुजर गया 2-3 ठे। इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा, रहने से ज्यादा बीमारी फैल रहा है। बल्कि मैं पहली जो आपने किसकी रक्षा से बातचीत शुरू की थी, मैं वहाँ से कनेक्ट करते हुए बुद्धा तक पहुँचता हूँ। देखिए वहाँ पर जब नेतरहाट में फायरिंग जो है वो 60 से चल रही थी और आर्मी की वजह से जो गड़बड़ियाँ हो रही थी वो अलग अलग लेवल पर हो रही थी। जो मैंने फिल्म में बताया भी है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, लोग फायरिंग में मारे जा रहे थे, जानवर मारे जा रहे थे, लोगों के अंदर में बहुत गुस्सा था
और वो गुस्सा भी मेरे पास रिकॉर्डेड था, ऐसा नहीं था कि वो सब सारी चीज़ें नहीं थी। उसी तरीके से जब मैं यूरेनियम के इश्यूज़ पर जब फिल्म बनाने के लिए गया और मैंने देखा कि ये आपको याद होगा 98 में जब पहली बार बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी और लोग कह रहे थे कि अब तो हम सुपर पावर बन गए। अब वैसे हालात में आपको फिल्म बनानी है और आपको पता होगा, आप झारखंड से हैं, आपको पता है कि जादूगोड़ा एक बहुत ही छोटा सा कम्युनिटी है और वो ऐसी कम्युनिटी है जिसका कोई मिडिल क्लास नहीं है और कोई उसका बैकिंग सपोर्ट नहीं है कि वो अपनी बात रख सके और कह सके। अब ऐसे हालात में अगेन एज अ फिल्म मेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कौन सा पोजीशन लेते हैं और आप कौन सी कहानी किस तरीके से बताना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारा गुस्सा था, जो आप फिल्म के आखिरी हिस्से में आप देखेंगे कि वो बोलता भी है कि वो डीएसपी आया था, वो गाली दे करके बोलता है हमारा घर को तोड़ दिया। पुलिस हम पर जिस तरह व्यवहार किया है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वहीं पर मरूंगा, अपना हक से मैं वंचित नहीं होऊंगा। और वो पता नहीं 26 जनवरी था या 15 अगस्त था, क्या था, हमारा फूल भी नहीं सूखा, तो वो एंगर भी था। अब बीइंग एज अ फिल्म मेकर आपको तय करना पड़ता है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म में आप क्या करना चाहते हैं। आप तो एक है कि मसाला डाल करके आप एक बर्निंग सा फिल्म बनाइए और सनसनीखेज फिल्म बना करके आप रातों रात छा जाइए। अब ये सारी फिल्में जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये फिल्में बनी हैं एक टाइम और स्पेस जो झारखंड का है उसको उसने डॉक्यूमेंट किया है, उसकी चर्चा नहीं है। उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे ही गतिविधियां करते हैं और वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। अब तय आपको करना है कि आप समाज की गति, इतिहास का जो लय है, इतिहास की जो गति है उसके साथ आप चल रहे हैं और समाज में जो चल रहा है उसको समझना, उसकी जो दृष्टि है वो समझना पड़ेगा। वो कम्युनिटी गुस्से में आके कुछ गतिविधि कर ले रही है, अब उस एंगर को ही अगर मैं हाईलाइट करूं तो वो क्षणिक आवेश है जो पिछले दशक से जो निकल के आया है, उस एंगर को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस एंगर को मैं जस्टिफाई करूँ कि वो एंगर कहाँ से आ रहा है। ऐसे गरीब लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज हैं, उनके एंगर का या उनके वायलेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शासन चाहता है कि हिंसा हो, क्योंकि हिंसा का आंसर हिंसा से दिया जा सकता है। मगर जो जेन्युइन सवाल है, जो ह्यूमन राइट का मुद्दा है, जो बराबरी का मामला है, गैर बराबरी के खिलाफ जो आवाज़ है, उसके खिलाफ में कोई भी सरकार, सिर्फ भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर में वो इन सारे सवालों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारा मसला वायलेंस की तरफ में चला जाए। तो जादूगोड़ा के अंदर में ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास आसन खतरा पाकिस्तान का है, उससे बड़ा खतरा चाइना का है, उसके बाजू में ईरान का मसला है। और आप देखेंगे कि इराक पे अमेरिका ने बॉम्बिंग इसलिए की कि उसके पास एटम बम नहीं था। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर में यूरेनियम आ रहा है जादूगोड़ा से। एक बहुत बड़ी आबादी है जो कहती है हमें बॉम्ब चाहिए। इवन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में भी इसमें दो फाड़ है कि बम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पीसफुल न्यूक्लियर यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये वो बातें कर रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति के अंदर में आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा की वजह से बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये उनका लॉजिक है, ये उनके जार्गन में अगर मैं जाऊँ, उनके लैंग्वेज में अगर जाऊँगा तो मैं कभी भी उनको नहीं सेटिस्फाई कर सकता था, क्योंकि उनके पास BARC और बहुत पूरा यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, हज़ारों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो मेरे पास सिर्फ था कि लोगों के अपने एक्सपीरियंस क्या थे। तो अगर आपने देखा होगा कि वो एक आदमी कहता है पत्थर तो तेजधार होता है, इसमें कभी कभी अगर इस पत्थर में कोई कट जाता है पैर हुए तो वो जल्दी अच्छा नहीं होता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें जरूर कुछ जहरीला। कि मुझे पता नहीं है कि यूरेनियम का खतरा क्या है, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे पाँव में अगर उस पत्थर से चोट लग जाता है तो उसका घाव नहीं भरता है। तो दीज आर द एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर जो कैलसनेस है स्टेट का, BARC का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का या UCIL का, कि लोगों को आपको बताना चाहिए था। ये तो बहुत ही बेसिक राइट है। अब ये सारी चीज़ें कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ एरिया सारा हुआ, हाँ, या मजदूर है उनको भी नहीं पता है कि क्या क्या रिस्क है। तो अब अगर आप ये नहीं बताते हो, ये कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है, किसी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और उसके ऊपर में एक ऐसी सोसाइटी है जिसका कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो अन्याय है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो इस देश के खिलाफ होगा ये बात। तो ये मुद्दा था। अब रह गया कि इसकी ये जो दिवाली मना रहे थे और अपने आप को न्यूक्लियर
डेटरेंट के रूप में जो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसकी कीमत कौन चुका रहा है? हमने उस पूरे इलाके को बंजर जैसा कर दिया है। आज तक कोई ढंग का स्टडी नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, हम चांद में जा रहे हैं, हम मंगल में जा रहे हैं, क्या ये रॉकेट साइंस है कि आप पता नहीं लगा सकें कि यहाँ जो हेल्थ की प्रॉब्लम हो किस वजह से हुई है? पूरी दुनिया का ये 1999 में मैंने बनाया। मैं उनके साथ जुड़ करके बहुत सारे काम करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट भी गया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गया। फिर भारत सरकार ने या BARC ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है क्योंकि वो बहुत लोड हो गया। फिर मैंने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा। 2011 में मैं अमेरिका गया, 2017 में मैंने फिल्म बनाई जो 2018 में अमेरिका में दिखाई गई, भारत में भी दिखाई गई, और मैंने दिखाया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम माइनिंग हुई है नवाहो नेशन में, साउथ वेस्ट ऑफ अमेरिका में, वहाँ क्या हुआ है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को किस तरीके से जोड़ते हैं, वो कहानी को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, और आपका बेसिक गोल क्या है। क्या आप तात्कालिक नाम चाहते हैं या एक समाज का ही हिस्सा है, उस समाज में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको आप एक रियल पर्सपेक्टिव में लाते हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंट्री की कोई इज्जत नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज, आपको हैरानी होगी कि मुझे इस स्टेट का पहला नेशनल अवार्ड मिला डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर में। मेरी फिल्मों को, ये जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसको 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिला। NHK में 3 बार ब्रॉडकास्ट हुआ, फ्री स्पीच TV अमेरिका में ब्रॉडकास्ट हुआ, मगर भारत के अंदर में कोई पूछने वाला नहीं है। झारखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया, लगभग 20 साल, हाँ 20 साल हो गया, मगर आज तक 1 रुपए का भी कोई प्रोजेक्ट या कोई काम सरकार की तरफ से नहीं मिला। तो सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता है। डॉक्यूमेंट्री सच बोलता है और सच को स्वीकार करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम बातें तो कह लेते हैं कि हम सच बोलना, सदा सच बोलो, मगर हम सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो डॉक्यूमेंट्री एज अ फॉर्म जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो सोसाइटी फिक्शन के बजाय डॉक्यूमेंट्री को भी तवज्जो देती है, अब आप सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, उनका एक डॉक्यूमेंट्री को डेडिकेटेड एक चैनल है। तो सोसाइटी के अंदर में जो बिटर सिचुएशन है उसको भी दिखाते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं है। सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, मतलब मैंने जो महसूस किया कि जैसे मान लीजिए कि हम जोशुआ ओपनहीमर का द एक्ट ऑफ किलिंग देखते हैं कि वहाँ पर इंडोनेशिया में दिखाया गया है कि सिर्फ कम्युनिस्ट होने की वजह से किस तरह से हुआ, या आवा डुवर्नी का जो द 13th है, तो वहाँ पर जिसमें कहा कि जो फॉल्ट लाइन्स है एफ्रो एशियन और एफ्रो अमेरिकन और वाइट्स में, तो आपका सर जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आप कोयलकारों पे काम कर रहे हैं, चाहे आप जो बुद्धा विपिन जादूगोड़ा की बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है सर कि आप क्या नया लेके आते हैं। तो मुझे सर ये लगा कि आप एक टिपिकल इंडियन सेंसिबिलिटी लेके आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ में। जिस तरह से आपने म्यूजिक को यूज़ किया है वो एक टिपिकल इंडियन एलिमेंट है। दुनिया में जहाँ कभी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती है उसमें इस तरह से म्यूजिक का नहीं यूज होता है कि इस तरह से उसकी ताकत को पहचाना है आपने कि एक्सेंचुएट करता है उस चीज़ को। ये मैंने बुद्धा विपिन जादूगोड़ा में भी पाया और ये मैंने किसकी रक्षा में भी पाया। तो ये एक लेसन भी है कि जो डॉक्यूमेंट्री में जानना चाहते हैं कि अगर आपको रीजनल एलिमेंट्स डालना है तो सिर्फ ये नहीं कि आप कॉलोनियल कैमरा से हटे जो एक एंगल होता है कैमरा का, बल्कि आप उन चीज़ों को उठा सकते हैं जो लोकल एलिमेंट है, सॉन्ग है, डांस है। जैसे आप लोकल पर्व त्यौहार को उठाते हैं कि वहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करते हैं। तो ये एक टिपिकल मुझे लगा कि एक इंडियन सेंसिबिलिटी है जो कि आप ले करके आए हैं डॉक्यूमेंट्री में। आपका मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे हम। ये समय के साथ सारी चीज़ें हो रही है। सिनेमा हमारा मीडियम नहीं है, सिनेमा बाहर से आया हमारे पास में। और डॉक्यूमेंट्री जो बन रही थी तो आनंद पटवर्धन बना रहे थे, तपन बोस बना रहे थे, वो 16 mm पे बना रहे थे। वो उस वक़्त तक ये 60s 70s इवन 80s तक में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के अंदर में भारत का जो आंचलिक दुख दर्द या जो सौंदर्य था वो नहीं दिख रहा था। तो VHS के आने के बाद कैमकॉर्डर आया, तब जाकर के लोग फिल्में बनाना शुरू की।
अब सवाल ये था कि समय का जो प्रवाह है, हम उस प्रवाह के साथ में ही जुड़ करके काम कर रहे हैं। आज देखिए दलित लिटरेचर आ रहा है, आदिवासी लिटरेचर आ रहा है, सबल्टन लिटरेचर आ रहा है, ब्लैक लिटरेचर आ रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। तो झारखंड के अंदर में एक ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, इसकी एक अलग खासियत है जिसकी वजह से ये बिहार से अलग हुआ है। तो अगर आपको सिनेमा क्या कहता है, सिनेमा उस रियलिटी को रिप्रोड्यूस करता है जो उस टाइम और स्पेस को फ्रीज करके रखता है। यानी टाइम और स्पेस पे आप कैमरे से आप ऑन करते रिकॉर्ड करते हैं और आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उस रियलिटी को वापस क्रिएट करते हैं, मगर वो रियल नहीं होता है, मगर उस पर एक रियलिटी का क्लेम होता है कि देखो ये रियल है। डॉक्यूमेंट्री में सबसे ज़्यादा होता है, फिक्शन के अंदर में वो क्लेम करते हैं कि हम रिक्रिएट कर रहे हैं रियलिटी को। तो ये जो आप कह रहे हैं म्यूज़िक या जो एस्थेटिक्स है डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का, उसके अंदर में भी आपका मूल उद्देश्य है कि आप सच्चाई को ला रहे हैं। सच्चाई कैसे लाएंगे आप? एक आदमी का एक पेड़ के साथ में जुड़ाव है। हमारे लिए पेड़ का कोई मायने नहीं है, हम काट सकते हैं, लेकिन उसका उस पेड़ के साथ में जुड़ाव है। वो कहता है कि इस पेड़ के फल का सारा हिस्सा मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं कुछ हिस्से रहने दूंगा पंछियों के लिए, जानवरों के लिए। अब ये रिलेशन अगर आपको दिखाना है, आप कैसे दिखाएंगे? अगर वो कह रहा है नहीं ये मेरा पत्थर जो है ये मेरे पूर्वजों ने गाड़ रखा है और इसके अंदर में ये बरियल स्टोन नहीं है, ये मेरा बंडा पर्चा है, यानी ये मेरा ससंदरी जो पत्थलगड़ी का जो अभी पूरा मसला चल रहा है, वो कह रहे हैं ससंदरी में हमारा ज़मीन का मलकियत है, हमारे ख़ानदान का पूरा हिस्ट्री है। अब आप इसको दिखाने के लिए आप क्या एलिमेंट लाएंगे? तो आप एलिमेंट उन्हीं के जीवन से उठा के लाएंगे ना। आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टूडियो में बैठ करके एक बहुत सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा कि उस रियलिटी को, उसी क्रूड रियलिटी में जो भी वहाँ पर बोला जा रहा है, जो वहाँ का साउंड का जो स्केप है, साउंड की जो डिज़ाइनिंग है, या जो म्यूज़िक है, या जो डांस है, जो वाद्य यंत्र वो यूज़ करें, आप वही लगाएंगे। इसमें कोई बेईमानी नहीं है। हाँ, अब रह गया कि आपका एजेंडा क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आपका एजेंडा है डिफरेंट तब प्रॉब्लम है, मगर अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस रियलिटी को उसी रूप में दिखाने की कोशिश करें, तो मेरा एफर्ट तो ऑलवेज ये रहता है कि मैं एक एक्सपेक्टेटर हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोशिश ये रहता है कि मैं न्यूट्रली देखने की कोशिश करूँ। मगर ये क्लेम है, मगर न्यूट्रल नहीं रह पाता, ये तो मुझे पता है। जैसे मैं कैमरा लगाता हूँ मेरा एक पोजीशन बन जाता है, बस कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ जो भी चीज़ें हैं उस रियलिटी को सामने में रखूँ, भले वो अनकम्फर्टेबल हो, वो डिफ़िकल्ट हो। तो मैंने कभी भी मुद्दों के साथ में समझौता नहीं किया। हाँ, मगर मैंने एग्जैजरेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नमक मिर्च लगा के उसको बढ़ाया भी नहीं। सर, डॉक्यूमेंट्री की एक ताकत ये है कि वो सच को उस रूप में दिखा सकता है जिस तरह से कि आपको भी देखने के बाद एक यकीन होने लगता है कि हाँ ये चीज़ है। जैसे दंगों को लेकर हम लोग जानते हैं कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं, लेकिन जब एक राकेश शर्मा फाइनल सॉल्यूशंस लेके आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर दंगा इंजीनियर किया गया, कुछ लोगों ने इसको इंस्टिगेट किया। इस तरह से एक बहुत तल्ख सच्चाई है जिसको कोई ले के सामने आता है। जब सर आप कोयलकारों के लिए काम कर रहे थे, एक और उलगुलान कर रहे थे, तो क्या आप भी ये रियलाइज़ कर रहे थे कि किस तरह से हमारे यहाँ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर एक पूरा का पूरा एक समाज है जिसको जड़ से उखाड़ दिया जा रहा है और इसकी चिंता किसी को नहीं है? देखिए ये 90s की बात है। आप उस दौर में डेवलपमेंट का विरोध करना एंटी नेशनल होता था। अगर आप विकास का विरोध कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। नेशनलिज्म का डेफिनेशन उस समय में वो था, आज कुछ दूसरा है, आने वाले समय में कुछ और होगा, उसके बाद के समय में कुछ और होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज़ादी के बाद में बहुत बड़ी तादाद में आदिवासियों को विस्थापित किया गया। रांची देख लीजिए, HEC के जो लोग विस्थापित हुए कहाँ गए नहीं पता चला। बोकारो का जो कारखाना है वो देख लीजिए, राउरकेला देख लीजिए, जितने सारे डैम्स हैं जो दामोदर वैली पे बने, उनके सारे लोग, इवन चितरंजन के जो विस्थापित हैं उनके विस्थापितों को भी मुआवजा नहीं मिला, ना ही उनको न्याय मिला। अब ऐसी परिस्थिति में कोयलकारो एक पिछले 40-50 सालों से विरोध चल रहा था, नर्मदा से भी पहले चल रहा था। तो जब मैंने ये 95 की बात है, लालू प्रसाद जी बिहार में थे और नरसिम्हा राव जी सेंटर में थे, उन्होंने बोला हाँ हम बनाने आएंगे और कुछ भी होगा हम बनाने आएंगे, ये उन्होंने चैलेंज दिया था। और मैंने ये देखा कि जो झारखंड की जो आत्मा है, जो खूंटी और खूंटी के इर्द गिर्द में जो है, डुम्बारी के इर्द गिर्द में जो बसने वाली आबादी है, उसने कहा है कि नहीं हम तो किसी कीमत पे बनने नहीं देंगे। ये पैरामीटर था, ये प्रमाइस था।
उस प्रेमाइज़ के अंदर में मुझे अब जाना था और मुझे वो कहानी कहनी थी। तो विकास एक मुद्दा था, दूसरा एक बहुत बड़ी आबादी जो पिछले आज़ादी के 5-7 दशक में उसने विकास की बलिवेदी पर अपने आप को निछावर किया था, बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि जहाँ डैम बना और जो पानी जहाँ जा रहा था उस पानी वाले जगह में उनको मिल गया हो, वो मछली मार रहे हो या खेती कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा लाभ हम जैसे लोगों ने लिया, अभी भी वही चल रहा है और उसके खिलाफ में वो नाराज़ थे और गुस्से में थे। तो मुझे ये कहानी कहनी थी। तो अब इस जगह पर आप कौन सा पोजीशन लेते हैं? हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट ये था कि उस वक़्त तक में जो गैर आदिवासी थे उनको आदिवासी ट्रस्ट नहीं था। ये नेतरहाट में भी था, कोयलकारों में भी था। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ही काम किया है, मेरे से भी पहले बहुत सारे ऐसे लोग, अनगिनत लोग हैं जो बिना कैमरे के काम करने के लिए गए। गांधीयन थे, सर्वोदयी थे, इस तरीके के लोग गए थे। थोड़ा बहुत उन्होंने जगह बनाया था, थोड़ी विश्वास बनी थी। तो मैंने वापस लौट, मेरी एक PSBT की फ़िल्म है जहाँ नेतरहाट और कोयलकारों पर मैं 20 साल के बाद वापस जाता हूँ और वहाँ पर वो फिर से उन सब लोगों से बात करता हूँ। आप देखना चाहें तो देखें, वो भी YouTube पर अवेलेबल है। तो वहाँ वो कहते हैं कि ये आदमी यहाँ पर क्यों आया है, मगर उनके पास चॉइस नहीं था। तो नेतरहाट में वो बोलते हैं नहीं, हमारा बिज्जू जो है इसके साथ में अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो बिज्जू तो हमको बता देगा, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। उसी तरीके से कोयलकारों के अंदर में भी यही हुआ। वहाँ हेरल्ड सैमसन टोपनो थे, तो बिजू टोपो जी बिजू टोपो थे। वो फिल्म में भी आप उनको देखेंगे, कई जगह पर वो आते हैं, वो असिस्ट कर रहे थे मुझे। तो जी, तो उस वक़्त इसी सेंट ज़ेवियर कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। तो जब मैं कोयलकारों वाले में गया तो हेरल्ड सैमसन टोपनो मेरे साथ में थे, तो उनकी वजह से मैं उन इलाकों में गया जहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट था गैर आदिवासियों के लिए जा पाना। तो ये विश्वास बनाना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हर गैर आदिवासी दिक्कू नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा। और ये बिल्डअप आज नहीं, ये मैंने 96, 97, 95 के आसपास में किया और आज भी मेरा उनके साथ में रिलेशन है। जब भी उनके ऊपर में कुछ घटनाएं घटती, जैसे 2001 में जब फायरिंग हुई और 8 लोग मार दिए गए, तो हम लोग पहले लोग थे जो वहाँ गए, उनकी बातचीत को रखा, अलग अलग फोरम में बातचीत को उठाई। तो ये मसला सिर्फ फिल्म बनाने का नहीं है, ये मसला है कि आप उस समुदाय के साथ किस तरीके से जुड़ते हैं। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ आप अगले प्रोजेक्ट में दौड़ गए। और ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो आप किस तरीके का रिलेशन रखेंगे। आपका प्रोफेशनल डिमांड ये कहता है कि आप अगले प्रोजेक्ट में जाइए, उससे अगले प्रोजेक्ट में जाइए, मगर बीइंग ए डॉक्यूमेंट्री मेकर एंड यू आर बेस्ड इन रांची, तो आपका एक रिलेशन अलग किस्म का बनता है और यही तय करता है कि आप अगले सब्जेक्ट पे जब आप काम करने जाएंगे तो आपकी ये सारी कहानियाँ आपसे पहले लोगों तक पहुँची रहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आप एक कहानी से दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, जब भी मैं जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक चीज़ मैं ये चाह रहा था कि झारखंड में जो लोग अगर डॉक्यूमेंट्री करना चाहते हैं, आपका जो लगभग 25 साल 30 साल का अनुभव है, तो आप अपनी ओर से उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चनर तैयार करना चाहिए, या जो कुछ भी इतने सालों का जो आपका अनुभव है जो आप शेयर कर सके, हमको लगता है कि उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया था तो फिल्म आर्काइव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। या तो आपको VHS टेप में मिलता था या तो फिर आप सिनेमा हॉल में जा कर के आप देख सकते थे। आज सारी चीज़ें YouTube पर अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आज जो भी फिल्में बनाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो फिल्मों को देखें और उससे समझने की कोशिश करें। मगर अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में है, वो तुरंत सब कुछ करना चाहती है। तो उनको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना बहुत है, उनको समझना पड़ेगा। कहानी के मल्टीपल लेयर्स हैं, कोई सिंगल नैरेटिव नहीं है, मल्टीपल नैरेटिव है। तो आपको रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च का मतलब आप उस जगह पे जाइए और उस व्यक्ति को के बदले में अपने आप को रख करके देखिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप कैसे व्यवहार कर रहे होते। अब यहाँ पर एक डेंजर है कि जैसे ही अगर आप उनके साथ में अटैच होना शुरू करते हैं तो एक सिंपैथी का मैटर आ जाता है, फिर आप बायस्ड हो जाते हैं, सिर्फ आप उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो हो सकता है कि उनके पोजीशन में कुछ गड़बड़ी हो, फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी एक बात है कि आपको एम्पैथी के साथ रहना है, सिंपैथी के साथ में नहीं रहना है। एम्पैथी के साथ में रहना है। जैसे एक डॉक्टर है, आप उसके पास आते हैं इलाज के लिए,
तो वो आपके साथ पूरी सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है, मगर जहाँ ऑपरेशन करना होता है तो आपको बेहोश करके शरीर को काटता है और निकाल करके रख देता है। उसी तरीके से आपको भी समझना है, रिसर्च करना है, पढ़ना है, उनके तरीके से दुनिया को देखना है और उसके मल्टीपल लेयर को समझना है। आप कितना न्यूट्रल रह सकते हैं। हमें भारत में जाति एक सबसे बड़ी सच्चाई है, इथनिसिटी एक सबसे बड़ी सच्चाई है, क्लास एक बड़ी सच्चाई है। इससे आप अपने आप को डी कास्ट कैसे कर सकते हैं, डी क्लास कैसे कर सकते हैं, डी इथनिसाइज आप कैसे हो सकते हैं, ये सारे स्ट्रगल हैं जो आपको आने वाले समय में करते रहना है। लेकिन सिनेमा देखना है, मटेरियल पढ़ना है, रिसर्च करना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। अब रहेगा कि आपने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। अगेन ये आपकी स्टोरी टेलिंग है, कैसे आप कहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कहाँ से प्रभावित होते हैं, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आप कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे आप समअप करना चाहते हैं, कितने कम से कम समय में आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। ये सारे चैलेंजेज हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये श्री प्रकाश जी है, इनसे जो बातचीत हुई हमारी वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात हुई, जो डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाया है और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप में से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इनका कहना है कि आप पहले जिस चीज़ के बारे में आप चाहे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करें, फिर उसके बारे में डीप स्टडी करें, रिसर्च करें और जब उस सब्जेक्ट के बारे में शूट करना हो, चाहे उसको तैयार करना हो, तो वहाँ पर खुद को रख कर देखें। तो इस तरह से आपने जो हमें बताया, मुझे लगता है कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं उनके लिए जो कुछ आपने कहा वो बहुत उनके काम की बात होगी और आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।